ओके स्टूडेंट्स, आज आगे कंटिन्यू करते हैं अपना डिसोल्यूशन चैप्टर। एंड उसमें रूल्स पहले एट दी मैं ऐसे बोल सकता हूँ स्टार्टिंग में जितने मुझे रूल समझाने थे वो मैंने समझा दिए हैं। एंड इसके बाद आगे सम्स जो है वो मुझे स्टार्ट करने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि रूल्स खत्म हो गए। रूल्स जैसे जैसे सम्स आगे आएंगे, न्यू न्यू पॉइंट्स अगर आएंगी तो मैं रूल्स बताते जाऊंगा। तो स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ पेजेस छोड़ देना एंड उसके बाद ये सम्स लिखना। तो आज एक बेसिक सा सम है, एग्जाम्पल नंबर 10। उसकी इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी है। शांति एंड सत्य वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो आपको देखने में तो ये सम सेम लगेगा एडमिशन वगैरह जैसा। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट दी हुई है और उसके नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा। ऑन दी अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, मतलब फर्म डिसॉल्व हो गई। हमको रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। तो इस क्वेश्चन में हमारे काम का सिर्फ ये रियलाइजेशन अकाउंट है। फिर भी यहाँ पे मैंने साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बना दिया है। फिर भी मैंने साइड में बना दिया है। ठीक है, बोला सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट है पर फिर भी मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। ज्यादा समझ में है, पर इसमें मैं कुछ लिखूंगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन में आपके करंट अकाउंट वगैरह ये हमारे कोई काम का नहीं है। ये मैंने क्यों बनाया है उसका एक रीजन है, क्योंकि अगले सम में मेरे को ये बनाने थे अकाउंट्स। ओके, तो इसमें फिलहाल कुछ लिखना नहीं है, हमारे काम का सिर्फ यही है रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसमें एंट्रीज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, इस सम को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं। इस चैप्टर को सॉल्व करने के स्टेप्स बहुत ईजी हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में जितनी भी अमाउंट्स वगैरह हैं उसके इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में जो भी सब लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में जितने भी इफेक्ट्स वगैरह हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब मैं पहले बैलेंस शीट की करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एसेट से। स्टेप 1 होता है एसेट। तो बैंक अकाउंट दिया हुआ है आपको। नॉर्मली बैंक अकाउंट का इफेक्ट कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है, क्योंकि ये एक लिक्विड एसेट है। नॉर्मली उसकी एंट्री यहाँ पे होती है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड उसकी अमाउंट जो भी अमाउंट है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, 55,000। फिलहाल इसका कोई काम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला नहीं हुआ है, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरे जो अकाउंट्स है, डेटर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर, मशीनरी। उसके बाद शांति करंट अकाउंट दिया हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो आपको करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता, कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता। फिलहाल इस क्वेश्चन में शांति करंट अकाउंट मेरे कोई काम का नहीं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट में। हमारा स्टेप 1 होता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू एसेट्स अकाउंट, एंड उसके नीचे मैं जितने भी एसेट्स का नाम है, डेटर्स वगैरह, वो लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटर्स। डेटर्स की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 60,000। ठीक है, डेटर्स के बाद आपको दिया हुआ है स्टॉक 85,000। ठीक है, स्टॉक के बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है फर्नीचर 1 लाख। ठीक है, फर्नीचर के बाद आपको दिया हुआ है मशीनरी 1,30,000। वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मतलब सारे एसेट्स की वैल्यूज को मैं क्लोज कर रहा हूँ 1,30,000। ठीक है, तो सारे एसेट्स की वैल्यू क्लोज हो गई। उसके बाद शांति करंट अकाउंट दिया हुआ है, उसके लिए करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इससे शांति करंट अकाउंट से इस क्वेश्चन में मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 लायबिलिटीज को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय लायबिलिटीज। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे नहीं दिए हुए क्वेश्चंस। आपकी टेक्स्ट बुक में पहले जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चंस है। मैं जानबूझ के पहले आपको लॉन्ग सम्स कराता हूँ। एक बार लॉन्ग सम समझ जाओ, जर्नल एंट्रीज एकदम इजी लगेगी। ठीक है, तो इसमें क्रेडिटर्स अकाउंट है 45,000। क्रेडिटर्स 45,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके नीचे आपको दिया हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। ये पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस क्वेश्चन में तो रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके नीचे सत्यास करंट अकाउंट, कोई काम का नहीं है। उसके नीचे कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, मतलब जितनी भी बैलेंस शीट की अमाउंट्स थी सबसे पहले वो लिखते हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है एडमिशन वाले चैप्टर में, रिटायरमेंट में, हम लास्ट में अनटिक आइटम्स को लिखते हैं। मतलब देख के लिखने के मार्क्स मिलने वाला जो स्टेप होता है वो लास्ट में होता है। इस क्वेश्चन में, डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस में, वो सबसे पहले होता है।
ठीक है, अब टोटल कर देते हैं आउटर कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे 60,000 प्लस 85,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,30,000, तो यहाँ पे अमाउंट आ गई 3,75,000 एंड क्रेडिटर्स तो एक ही लाइबिलिटी है 45,000, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद एडजस्टमेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, शांति टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक at 10% less than its book value and remaining stock was sold for 40,000। ठीक है, आराम से यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग नोट साइड में कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से, सबसे पहले तो स्टॉक है 85,000, तो 85,000 रुपीज स्टॉक के हम करेंगे दो पार्ट्स, इक्वल्स टू रुपीज 85,000। इस 85,000 के लाइंस बनाना है ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस 85,000 के दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट है 40%, ये 40% वाला पार्ट जो है वो शांति लेके जा रही है, एंड बाकी जो 60% वाला पार्ट है वो रिमेनिंग वाला पार्ट है। ठीक है, अभी इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो शांति लेके जा रही है 85,000 का मल्टीप्लाई 40%, मतलब शांति लेके जा रही है 34,000 एंड बाकी आप माइनस करके भी फाइंड कर सकते हो। 85,000 का 60%, 51,000 स्टॉक हमारे पास रिमेनिंग है। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है शांति टुक ओवर 40% स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू, मतलब इसमें भी शांति जो है वो 10% लेस पे करेगी। ठीक है, 10% लेस, तो 34,000 का 10% होता है 3,400, मतलब शांति जो है वो 3,400 कम पे करेगी, तो बाकी 34,000 में से 3,400 हम माइनस करेंगे तो शांति कितना पे करेगी, मतलब शांति कितने में ये स्टॉक लेके जा रही है, पे करने की बात नहीं है, शांति कितने में स्टॉक लेके जा रही है 30,600। ऑब्वियसली ये जो लॉस की एंट्री है वो नहीं होगी, लॉस का इफेक्ट हम इस चैप्टर में नहीं करते हैं, वो अपने आप बैलेंस वगैरह में अपने आप आ जाता है। ठीक है, अब रिमेनिंग स्टॉक के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 40,000। ठीक है, तो बाकी का जो स्टॉक है वो बिका 40,000, तो ये 40,000 मेरे काम का है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंस निकालते हैं, अभी 51,000 में से 40,000 का स्टॉक गया तो बाकी हमारा लॉस हो गया 11,000 का, ये लॉस हमारे कोई काम का नहीं है, तो निकालने का भी नहीं। ठीक है, अब मेरे को इससे मतलब है कि कितने में शांति लेके गई, एंड दूसरा मेरे को ये मतलब है कि एक तरीके से ये जो स्टॉक है वो कितने का बिका। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कैश है, बैंक था शायद, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, एंड थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय शांति कैपिटल अकाउंट, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा स्टॉक टेकन ओवर, एंड आउटर कॉलम में आएगा 30,600। ठीक है, जितने में शांति लेके गई, इसका रियलाइजेशन अकाउंट पे हुआ डेबिट। नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक को मैंने डेबिट किया था पहले 85,000 एंड अभी स्टॉक को बेचा है तो एक तरीके से क्रेडिट होता है। ये नॉर्मली इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, एंड फिर जो पैसा मिलता है, ठीक है, जो पैसा मिलता है नॉर्मली वो हम एक तरीके से बैंक अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, पर इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाने के लिए बोला है। अच्छा, एक और पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया हुआ था तो यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं दूसरा इसका कोई इफेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। चलो, ये हो गया। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्नीचर रियलाइज्ड 80,000, तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट पे जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एसेट्स रियलाइज्ड, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्नीचर। फर्नीचर जो है वो कितने का बिका है 80,000 का। अब आप ध्यान दे रहे हो कि मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि फर्नीचर था कितने का। ठीक है, क्योंकि उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, बिका कितने में उससे मेरे को मतलब है। फिर लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 20,000 रुपीज। ठीक है, तो अब चेक करो, आप चेक करो अपने क्वेश्चन में कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, हम जो लोग चेक कर रहे हैं रुक जाओ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में दी हुई होती तो अनरिकॉर्डेड कैसे होती। ठीक है, तो क्वेश्चन में नहीं दी हुई है इसीलिए अनरिकॉर्डेड है। तो ये बेची है हमने 20,000 रुपीज में, तो अनरिकॉर्डेड एसेट जब बेचते हैं उसके इफेक्ट्स मैंने आपको समझाए थे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जब हम बेचते हैं तो उसके एक तरीके से
दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट एंड एक होता है बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में डेबिट। ठीक है, उसका क्लोजिंग वाला इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसे जो एसेट्स को क्लोज करते हैं डेबिट साइड पे, वो वाला इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अभी हमने इसको बेचा तो बाकी 20,000 रुपये हमें मिले, तो इनर कॉलम में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20,000। चलो ये भी हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000। ठीक है, अब ध्यान दो, मशीन थी कितने की हमारी, मशीन थी हमारी 1,30,000 की। अब उसको हमने बेचा है 60,000 रुपीज के लॉस पे, तो मतलब मशीन को जो है वो हमने 70,000 रुपीज में बेचा है। अब ये जो 70,000 रुपीज है ये मेरे काम का है, कितने रुपए के प्रॉफिट पे बेचा या कितने रुपए के लॉस में बेचा उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप आएगा लास्ट में। यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीन एंड 70,000 रुपीज की मशीन है, चलो बिक गई। अच्छा, फिर लिखा हुआ है डेटर्स रियलाइज 55,000, मतलब डेटर्स को एक तरीके से डेटर्स ने हमको 55,000 रुपीज दिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटर्स, इनर कॉलम में मैं लिख देता हूँ 55,000, इतने पैसे हमको डेटर्स ने पे किए। बस इसके बाद और कुछ एसेट्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो एक बार चेक कर लेने का। ठीक है, टिक कर देने का, डेटर्स हो गया टिक करो, स्टॉक हो गया, ऑब्वियसली स्टॉक हो गया टिक करो। ठीक है, क्योंकि पार्टनर लेके गया और उसके पैसे मिले। अच्छा, पैसे मिलने वाली मैंने एंट्री की 40,000 की नहीं की, चलो अच्छा याद है, ये चेक करने की एक तरीके से फायदे होते हैं, आपकी मिस्टेक्स आपको पता चलती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉक, एंड स्टॉक में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40,000। ठीक है, स्टॉक भी हो गया, फर्नीचर फर्नीचर हो गया, मशीन मशीन हो गई। ठीक है, मतलब सारे एसेट्स का कुछ ना कुछ हमने कर दिया। अब इसका भी टोटल मैं आउटर कॉलम में कर देता हूँ, तो 80,000 फर्नीचर का मिला, 20,000 अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट के मिले, 70,000 की मशीन बिकी, 55,000 रुपीज डेटर्स ने हमको दिए, 40,000 रुपीज हमने स्टॉक बेचा तो हमको मिले, तो बाकी टोटल 2,65,000 रुपीज हमें मिले हैं। नॉर्मली यहाँ पे होता है क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट में होता है डेबिट, नॉर्मली ऐसे इसकी एंट्री होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाने के लिए बोला हुआ है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और कोई क्रेडिटर्स, हाँ क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स फॉर विच 19,000 रुपीज वर पेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, क्या बैंक अकाउंट, कैश हो तो कैश अकाउंट लिखना, एंड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ लायबिलिटीज पेड। ठीक है, और इसके नीचे मैं यहाँ पे लिखूंगा वापस से टू बैंक अकाउंट। क्यों पे यहाँ पे मैं वापस से लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। अच्छा, ये भी तो लायबिलिटी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, एंड इसके 19,000 रुपीज हमने पे किए हैं। ये इसका पहला इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट, दूसरा इफेक्ट कैश या बैंक अकाउंट में क्रेडिट, बस इसके बाद और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, ध्यान दो। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली टैली करना शुरू कर देते हैं, वो देखते ही नहीं है कि कुछ छूट तो नहीं गया। ऑब्वियसली बैलेंस शीट में तो सारे जो भी अमाउंट्स दी हुई थी वो आप कहीं ना कहीं पे लिखोगे, वो पहला पहला स्टेप होता है, पर आपको ये भी देखना है कि कोई एसेट्स ऐसा है जिसको हमने अभी तक नहीं बेचा, या कोई लाइबिलिटी ऐसी है जिसको हमने पे नहीं किया। ठीक है, तो एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, यानी ये रूल है कि अगर सपोज करो डेटर्स के बारे में नहीं लिखा होता, फर्नीचर के बारे में नहीं लिखा होता, स्टॉक के बारे में नहीं लिखा होता कि भाई कितने में ये बिके, तो मैं अज्यूम करता कि ये नहीं बिके 0 रुपीज। पर लाइबिलिटीज का ऐसा फंडा नहीं होता है। लाइबिलिटीज का क्या फंडा होता है कि लाइबिलिटीज सपोज करो 45,000 रुपीज की लाइबिलिटीज है यहाँ पे क्रेडिटर्स की। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ है, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जितनी लाइबिलिटीज पे करनी चाहिए थी, मतलब 45,000 पे करनी चाहिए थी, उतने हमने पे की होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है फिर भी आपको लिखना है, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 45,000। ठीक है, वैसे इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में टोटल करते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनर में लिखो आउटर में लिखो, बाकी पूरा सम खत्म। अभी इसके बाद हमको सिर्फ इसको टैली करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें किसी भी
साइड का टोटल बड़ा आ सकता है, क्रेडिट का भी डेबिट का भी, तो मैं पहले टोटल कर देता हूँ, ठीक है। एंड तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, मतलब लॉस हुआ है हमारा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट था। एंड शांति थी एक पार्टनर, एंड दूसरी पता नहीं कौन थी, सत्य, शांति एंड सत्य, ठीक है। तो शांति और सत्य। अब जो लॉस हुआ है वो हुआ है 4,39,000 में से 3,40,600 माइनस करेंगे तो 98,400 का लॉस हुआ है। क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है 4:1, उस 4:1 में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैलकुलेट, 98,400 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो 78,720 रुपीज शांति को मिलेंगे। एंड यहाँ पे 98,400 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो बाकी जो बच गया 19,680, ये लॉस सत्या को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनकी लॉस की अमाउंट आ गई। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर बनाते तो यहाँ पे होता क्रेडिट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में होता डेबिट। इसको इग्नोर करो, ये जो मैंने एक्स्ट्रा अकाउंट बनाए हैं ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, आपको नहीं बनाना है। आपका आंसर सिर्फ इतना ही है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने स्क्रॉल कर दिया, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, इसके साइड में वर्किंग नोट्स भी मैंने लिख दिए, ठीक है। तो ऑल इन वन एक साथ एक ही स्क्रीन पे सब कुछ आ गया, ठीक है। पॉज कर करके लिखते रहना।